हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूलर जोन। तो हमने लास्ट क्लास में बीबीटी के बारे में पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दोनों तरह के कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मोमेंट, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब बीबीटी के बाद हमने इससे पहली स्लाइड में ये भी पढ़ा था कि कुछ थ्योरीज है जिस थ्योरी से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के शेप, ज्योमेट्री या उनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया जाता है। बट वीबीटी ने इतने अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, बट स्टिल उसके बाद दूसरी थ्योरी आई। क्यों? कोई भी नई थ्योरी तभी तो आती है जब पहली वाली थ्योरी में कुछ ना कुछ कमी है। तो लिमिटेशंस वीबीटी के अंदर भी थी। क्या लिमिटेशंस थी और जो लिमिटेशन वीबीटी के अंदर थी वो क्या न्यू थ्योरी सही कर पाई, नहीं कर पाई, वो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड है लिमिटेशन ऑफ वीबीटी की। वीबीटी की कमियां क्या क्या थी? पहली कमी है इसकी कि इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ अजम्पशंस। इसकी सबसे पहली कमी क्या थी कि ये अजम्पशंस को इन्वॉल्व करती थी। जब हमने बीबीटी की थ्योरी की लाइन पढ़ी थी, जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये अज्यूम किया जाता है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड मेटल एटम क्या करते हैं? अपनी ऑर्बिटल्स को अरेंज करना शुरू कर देते हैं। तो ये अज्यूम किया जाता है। तो काफी सारी अजम्पशंस इसके अंदर थी। It does not, second है, it does not give quantitative interpretation of magnetic data। ये मैग्नेटिक डेटा की क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं देती। जो मैंने आपको ये चीज बताई थी ना, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, वो वहां से मैंने आपको बता दिया, बट वो चीज वीबीटी ने नहीं दी थी। वीबीटी ने सिर्फ ये बताया था कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का जो क्राइटेरिया है वो आगे जो सीएफटी है उसके अंदर आता है। बट सारी चीजें एक साथ करानी थी, तो इसलिए मैंने कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे वहां पे मैंने करा दिया। बट जो वो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है या मैग्नेटिक मोमेंट वाली जो टर्म है वो वीबीटी ने नहीं दी थी, ये बाद में आई थी। तो वीबीटी ने क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब कि क्वांटिटी में ये बस बता दिया कि ये वाला कंपाउंड जो है पैरामैग्नेटिक होगा, ये वाला कंपाउंड डायमैग्नेटिक होगा। अगर कोई पैरामैग्नेटिक है, सपोज 4 कंपाउंड्स है वो पैरामैग्नेटिक है, तो उनमें आपस में हम डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे? कैसे उनके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को मेजर किया जा सकता है? तो क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन उसने नहीं बताया था। थर्ड, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और हमें पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो कलर शो करते हैं। तो इसने ये नहीं बताया कि डी ब्लॉक से बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो भी कलर शो करते हैं। तो क्यों? ऐसा क्यों? उसने शेप बता दी, बॉन्डिंग बता दी, बट स्टिल वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो कलर्स आते हैं वो क्यों आते हैं। नेक्स्ट, इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडाइनिक डायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर है तो वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है या वो काइनेटिकली स्टेबल है। दोनों स्टेबल नहीं हो सकते, या तो कोई भी एक कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा और काइनेटिकली अनस्टेबल हो जाएगा, या वो काइनेटिकली स्टेबल होगा तो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस चीज के बारे में उसने कोई भी कमेंट नहीं किया, कोई क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं दी। It does not make exact predictions regarding the tetrahedral and square planar structure of 4 coordinate complexes। इसने कोई भी एग्जैक्ट प्रोडिक्शंस नहीं दी कि एग्जैक्टली क्या होगा। जैसे हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर काफी अच्छे से चीजों को पढ़ा था कि अंदर वाली ऑर्बिटल यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो इनर ऑर्बिटल हो गया, बाहर वाली डी ऑर्बिटल होगी तो आउटर ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पर ये चीज कुछ भी नहीं थी। जैसे हमने पढ़ लिया कि D1 से D7 तक हमेशा टेट्राहेड्रल ही होगा और sp3 होगी। क्यों? ऐसा क्यों होगा? ये चीज इसने नहीं बताई थी। तो इसने कोई एग्जैक्ट प्रोडिक्शंस नहीं दी कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। प्रूफ के साथ ये चीज नहीं बताई। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है लास्ट क्लास में, जब हमने लिगेंड्स के बारे में पढ़ा था, जब वीबीटी हम पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो इसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया। बस क्या था, ये एक्सपेरिमेंटली था कि भाई ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो रही है। तो जब ये ट्रेंड्स देखे गए कि सपोज सपोज सीएन नेगेटिव का ट्रेंड देख लिया, तो भाई सीएन नेगेटिव लिगेंड जिस जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आ रहा है
उन सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पेयरिंग हो जा रही है। जहाँ पे Cl आ रहा है सपोज, वहाँ पेयरिंग नहीं हो पा रही है। तो ये ट्रेंड देख के बस उसने कहा कि हाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यस ये हो जाएंगे, वीक फील्ड ये हो जाएंगे, बट डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं, वो इसने कुछ भी नहीं बताया। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी जो लास्ट वीडियो हमने की है उसके अंदर है। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक प्रेजेंट है। तो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया कि भाई कैसे डिसाइड करेंगे, क्यों कोई भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों कोई भी लिगेंड वीक होता है, इस चीज के बारे में कोई भी कमेंट नहीं किया गया था। अब जब इतनी सारी कमियां आ गई तो कोई ना कोई जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो क्या करेंगे, फिर से जुट जाएंगे कि हाँ भाई हमें कुछ एक नया क्लू मिल गया कि अब हमें ये सारी कमियों को खत्म करके और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की इन इन कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान देना है कि ये एक्सप्लेन की जाए। तो नेक्स्ट जो थ्योरी थी जो इनमें से कुछ लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करती है, वो थ्योरी थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, इट कंसिडर्स द मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयोनिक। ये क्या कंसिडर करती है, मेटल लिगेंड बॉन्ड को आयोनिक। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल एटम है, हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो मेटल एटम है, इस मेटल एटम के पास जब लिगेंड आ रहा है तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके आ रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। कैसी शेयरिंग हो रही है, जब हम कोई भी सिंपल शेयरिंग की बात करते हैं तो सपोज एक ही एटम है, एक ही एटम है, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, क्लोज आ जाएंगे और एक दूसरे के फील्ड में उनको रख देंगे और उसके बाद उस फील्ड में आने के बाद वो वापस नहीं जाएंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, शेयरिंग होती है कि जब भी उनको स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी तो ये वाला आटम इसके आटम को, सॉरी ये वाला आटम इसके इस आटम के इलेक्ट्रॉन को दिखा के अपने आप को स्टेबल बना देगा और ये वाला आटम इस वाले आटम के इलेक्ट्रॉन को अपने फील्ड में दिखा के अपने आप को स्टेबल बना देगा। और अगर कहीं से कोई एनर्जी आ गई तो वो दोनों टूट जाएंगे, वो जो है आपस का उनका जो बॉन्ड था वो बॉन्ड टूट जाएगा और बॉन्ड टूटने के बाद या तो हेटेरोलिटिक फिजन हो सकता है या होमोलिटिक फिजन हो सकता है। ये क्या होते हैं, ये हम आगे जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो टूट सकता है, बॉन्ड टूट सकता है, जब तक नहीं टूटेगा तब तक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चल रही है। तो शेयरिंग का मतलब होता है कि जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे होते हैं तो शेयरिंग का मतलब है कि दोनों कुछ कुछ पोर्शन लेके आएंगे। सपोज दो बच्चे हैं, वो अपना लंच शेयर कर रहे हैं, तो शेयर करने का मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है कि भाई दोनों के पास अपना अपना लंच है और दोनों ने एक्सचेंज मार लिया कि भाई तू एक दो बाइट मेरे में से टेस्ट कर ले, तू एक दो बाइट मेरे में से टेस्ट कर ले, ये शेयरिंग हो गई। एक शेयरिंग ये भी होती है कि भाई एक बच्चे के पास लंच ही नहीं है, वो आज लंच नहीं लेके आया, उसकी मम्मी सुबह जल्दी नहीं उठी, नहीं बना पाई, या वो भूल गया लंच, या कुछ भी चीज़ है, दूसरे के पास लंच है, अब वो डेली लंच शेयर करते हैं। तो आज जब सिर्फ एक के पास लंच है, एक के पास नहीं है, तो उसी लंच से दोनों खाना खाएंगे। तो उसमें क्या है, उसमें भी उनके बीच में बॉन्डिंग बनी, बट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, एक ही एटम से। तो लंच कहाँ से आया, एक ही बच्चे का लंच था और वो दोनों ने खा लिया, बट वो दो इलेक्ट्रॉन अगर उसने अपना लंच उसको दिया तो उसने भी तो खाया होगा। सेम ही चीज यहाँ पर है कि अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की बात करती हूँ कि जो लीगेंड्स हैं, लीगेंड्स ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन जो इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे वो लेके आ गए, इनकी ऑर्बिटल में शेयर कर दिए। बट ऐसा तो नहीं है कि वो दे के और लिगेंड बाहर निकल गए, नहीं, लिगेंड खुद भी वहीं पर रहा। तो इसलिए इसको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। ये अभी तक अजम्पशन थी, ये वीबीटी की अजम्पशन थी। और इससे पहले जो वर्नर थ्योरी हुई है, जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को देखा गया कि हाँ भाई ये ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, हमेशा ये चीज मानी गई है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है दैट इज अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, ये बिल्कुल अलग बात करती है। ये कहती है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसे हो सकते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये मानती है कि ये आयनिक बॉन्ड होते हैं। क्यों होते हैं आयनिक बॉन्ड, ये कहती है कि लिगेंड्स को अगर हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं इन केस ऑफ एनायंस, अगर लिगेंड एनायंस हैं तो हम उनको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं और डायपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं जब वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं। फिर क्या होगा, तो मेटल एटम जो है वो क्या है, कैटायनिक है, क्योंकि जैसे ही लिगेंड अपनी मेटल की तरफ आने की कोशिश करता है तो मेटल एटम क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर देता है और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर कर लेता है, +2 +3 +4, जो भी वो करता है कि जितने लिगेंड आ रहे हैं, जितना उसके स्फेयर के अंदर चार्ज मेंटेन रहे, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, तो उसके अकॉर्डिंग उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो वो कैटायन बन जाता है। तो मेटल हमारा कैटायनिक है, लिगेंड हमारे एनायनिक है, या फिर ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जब एक एनायन और कैटायन के बीच में अट्रैक्शन होगा तो ये कहता है कि ये क्या करेंगे, दे विल शो
प्राइमरी, ये वाई है। प्राइमरी इंटरेक्शन शो करेंगे और ये प्राइमरी इंटरेक्शन कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से एक एनायन और एक कैटायन आपस में एक दूसरे की तरफ इंटरैक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जब लिगेंड अप्रोच करने लग जाएगा मेटल एटम की तरफ, देन डी इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल के वो रिपेल करेंगे लिगेंड को। शुरू में क्या हुआ, शुरू में लिगेंड आया, लिगेंड के पास नेगेटिव चार्ज, क्योंकि लिगेंड एक एनायन है, मेटल एटम एक कैटायन है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड का कोई मतलब नहीं है, इसने ये चीज कही। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होंगे तो वो वाला बॉन्ड कैसा हो जाएगा, आयोनिक हो जाएगा। अब जब लिगेंड और ज्यादा अप्रोच करने लग जाएगा, और ज्यादा अप्रोच, सपोज ये मेटल एटम है, यहाँ पर लिगेंड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में क्या हुआ, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होके आयनिक बॉन्ड्स बन गए। अब ये क्या करेगा, इसकी तरफ और ज्यादा अप्रोच करने लगेगा। ये क्या है, मेटल एटम का फील्ड है, इस क्रिस्टल का फील्ड है, जो क्रिस्टल बनने जा रहा है उसका फील्ड है। तो इस फील्ड के अंदर जैसे ही लिगेंड एंटर करेगा तो इसको दिखेगा कि भाई इस मेटल एटम के अंदर तो ये डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, और इन डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और लिगेंड भी अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने लग जाएगा, रिपल्शन होने लग जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी इंटरेक्शन, दैट वाज कॉल्ड प्राइमरी इंटरेक्शन। जो ये आयनिक इंटरेक्शंस हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हुए हैं, ये हैं प्राइमरी इंटरेक्शंस। और ये फील्ड में आने के बाद जब यहां से रिपल्शन शो करता है, ये रिपल्शन है, तो ये रिपल्शन शो करने के बाद तो ये कैसे है, सेकेंडरी इंटरेक्शन। तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि अगर मैंने इसको माना है कि ये यूनिवर्स के सेंटर में प्रेजेंट है और लिगेंड एक पॉइंट चार्ज है या पॉइंट डायपोल है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है या एक्स्ट्रा लोन पेयर्स प्रेजेंट है, तो अगर हम उसको मानेंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होते हैं जिनको प्राइमरी इंटरेक्शंस कहा जाता है। उसके बाद मेटल एटम के क्रिस्टल फील्ड के अंदर आते ही लिगेंड को ऐसा दिखता है कि मेटल एटम के पास डी ऑर्बिटल्स हैं, जिन डी ऑर्बिटल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, तो उन इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इंटरेक्शन। और इसी को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा जाता है कि जैसे ही लिगेंड मेटल एटम के फील्ड के अंदर आएगा तो प्राइमरी इंटरेक्शन और सेकेंडरी इंटरेक्शंस शो करना शुरू कर देगा। और इन्हीं इंटरेक्शंस की वजह से क्या होता है कि अगर लिगेंड जो है वो यहां तक आ गया तो अब यहीं से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्योंकि इस डिस्टेंस से अगर अंदर आ गया तो फिर वो बॉन्ड नहीं बन पाएगा। क्योंकि बॉन्ड कब बनते हैं, जब दो, हमेशा आपको पता होगा कि अगर दो एटम है, दो एटम के बीच में एक बॉन्ड लेंथ होती है, वो बॉन्ड लेंथ, अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये एटम जो है इतनी दूर है तो इनमें इतना अच्छा बॉन्ड बना हुआ है, अगर ये और पास आ जाए तो और अच्छा बॉन्ड बनेगा। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि और पास आने के बाद एक दूसरे के न्यूक्लियस आपस में रिपेल करने लग जाते हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करने लग जाते हैं। तो एक मिनिमम डिस्टेंस ही होते हैं जहां तक लिगेंड आ सकता है, जहां तक दूसरा एटम एक दूसरे एटम के फील्ड के अंदर आ सकता है। तो जैसे ही इसके फील्ड के अंदर पहुंचेगा तो वो यहीं से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना शुरू कर देगा। तो जो इनिशियल इंटरैक्शन था या जिस इंटरैक्शन की वजह से यहाँ पर मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बना, दैट वाज आयोनिक अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं था। क्लियर। अब ये क्या लिखा है, द 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम। जब लिगेंड अप्रोच करेंगे मेटल एटम की तरफ तो मेटल एटम के पास 5d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो वो जो 5d ऑर्बिटल्स हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम के पास, उनकी सेम एनर्जी होती है, मींस जिसको कहा जाता है डीजनरेट, वो डीजनरेट होती हैं। बट जब लिगेंड उनकी तरफ सेकेंडरी इंटरेक्शन करना शुरू कर देते हैं, उनकी तरफ आने लग जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से क्या होना चाहिए, वहां पर अनस्टेबिलिटी आ जानी चाहिए। और अनस्टेबिलिटी आते ही क्या होता है, जहां अनस्टेबिलिटी आ गई वहां एनर्जी बढ़ गई। तो जैसे ही लिगेंड जो है वो उन डी ऑर्बिटल की तरफ अप्रोच करेंगे तो डीजनरेसी टूट जाएगी, डीजनरेसी लिफ्ट कर जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, डी इलेक्ट्रॉन्स की स्प्लिटिंग हो जाएगी, डी इलेक्ट्रॉन्स की स्प्लिटिंग हो जाएगी। क्या कहना चाहते हैं यहां से, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो ये स्प्लिटिंग है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, यहां से हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए सपोज एक सेंट्रल एटम, यहां पर मेटल एटम प्रेजेंट है, ये ब्लैक कलर से ही दिख रहा होगा ना, सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है जिसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन की तरह ये एक्ट कर रहा है। बाहर से आ रहे हैं लिगेंड्स, लिगेंड आ गए, इसके साथ सेकेंडरी इंटरेक्शन कर रहे हैं। सेकेंडरी इंटरेक्शन इन्होंने जैसे ही किया तो ये D5d ऑर्बिटल थी जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल थी।
डिजनरेट डी ऑर्बिटल का मतलब क्या है, इन पांचों की एनर्जी सेम है, इसीलिए ये सेम एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है। जैसे ही लिगेंड ने इन्हें अप्रोच किया, लिगेंड क्या इसने अप्रोच किया, तो इन पांचों डी ऑर्बिटल को लगेगा कि लिगेंड हम सबकी तरफ आ रहा है, और आ रहा है तो फिर सभी के जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें खलबली मच जाएगी, रिपल्शन होना शुरू हो जाएंगे, और सभी की जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। तो एवरेज एनर्जी जो है डी ऑर्बिटल की वो बढ़ गई, जो डीजेनरेसी थी वो लिफ्ट हो गई, ऊपर चली गई। अब उसके बाद जब और क्लोज लिगेंड आएगा, क्योंकि लिगेंड को क्या करना है, जो डी ऑर्बिटल खाली है उसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, उसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन को देना है, तो से सभी अंदर नहीं देता। हमने ये चीज देखी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर कितनी डी ऑर्बिटल्स होती है जिनके अंदर लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, 2, क्योंकि हमेशा ऑक्टाहेड्रल के अंदर या तो हमने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, D2sp3, या हमने पढ़ा है sp3d2, तो उसको डी ऑर्बिटल तो 2 ही चाहिए, तो वो सिर्फ 2 की तरफ ही आएगा, वो 5 की तरफ नहीं आएगा। 3 उसे बाकी कोई और ले ले, 4 जो ऑर्बिटल है वो एक s और 3 p लेता है, उनकी स्प्लिटिंग हम बाद में देखेंगे। उनकी स्प्लिटिंग हमारे s में तो कोई स्प्लिटिंग होगी नहीं, एक ही ऑर्बिटल है। p में जो भी होता है वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, जो सीबीएसई कभी नहीं पूछता। बहुत हायर लेवल तक भी p ऑर्बिटल्स के तरफ कैसे लिगेंड आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, आगे लेवल तक भी नहीं है। आपको डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग पता होनी चाहिए। तो अब जो आने वाला लिगेंड है, जब इन ऑर्बिटल्स को लग रहा था हम सबकी तरफ आ रहा है, तो ये सबकी एनर्जी बढ़ गई। अब एक्चुअली जब लिगेंड और क्लोज आ गया, तो उसके बाद पता चला कि ये तो सिर्फ भाई 2 ही ऑर्बिटल्स की तरफ आ रहा है, और कौन सी 2 ऑर्बिटल, जो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स होती हैं। एक्सियल डी, इसके अंदर dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz², ये 5 ऑर्बिटल्स होती है हर डी सबशेल के अंदर, जिसके अंदर ये जो dxy, dyz और dzx है ये होती है नॉन एक्सियल, ये होती है नॉन एक्सियल की एक्सिस के बीच में है, और dx² - y² और dz² होती है एक्सियल। तो ये सिर्फ एक्सियल ऑर्बिटल्स की तरफ लिगेंड आ रहा होता है। तो यहां से क्या है कि जब एक्सियल की तरफ आ रहा है तो सिर्फ एक्सियल की ही एनर्जी बढ़ेगी, बाकी की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, तो यहां से स्प्लिटिंग हो जाती है, इनकी डिजनरेसी टूट जाती है कि अब 2 की एनर्जी अलग है और 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग है। तो जैसे ही टूटी तो इट मीन्स कि यहां से जब 2 ऑर्बिटल्स ऊपर की तरफ चली गई, तो जितनी एनर्जी है ऊपर की तरफ गेन करेंगी, ये लूज कर देंगे। जितनी एनर्जी इन्होंने यहाँ से गेन की थी, वो बिना मतलब की गेन की थी, वो सारी एनर्जी वो ऊपर वाले को ही दे देंगे, तो वो और अपलिफ्ट हो जाएगा, और ये 3 ऑर्बिटल का सेट और नीचे की तरफ आ जाएगा। इसी को कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और ये हम पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में। तो दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। अब ये है क्रिस्टल फील्ड डायग्राम, स्प्लिटिंग डायग्राम। जो ये 3 ऑर्बिटल्स का जो सेट आया, इस 3 ऑर्बिटल के सेट को कहा जाता है T2G सेट, दिस इज T2G सेट। और ये तो 2 ऑर्बिटल का सेट है, ये है EG सेट। ये 2 ऑर्बिटल आपस में डिजनरेट है, ये 3 ऑर्बिटल आपस में डिजनरेट है, बट ये दोनों आपस में डिजनरेट नहीं है। जिस सेंटर से, जिस जगह से यहां पर इनकी स्प्लिटिंग होती है, इस सेंटर को कहा जाता है बेरी सेंटर, बेरी सेंटर कहा जाता है। अब इस बेरी सेंटर से जो, ये देखो मैंने आपको बताया था कि 3 जो ऑर्बिटल्स है वो नीचे गई, तो उन्होंने उन 3 ऑर्बिटल्स ने क्या करा, अपनी एनर्जी इसको दे दी, ठीक है, इस सेंटर से ऊपर चली गई। तो ऊपर की तरफ जो एनर्जी जाएगी वो होगी प्लस, माइनस नहीं है, प्लस, +3/5 डेलो। डेलो का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो टोटल स्प्लिटिंग होती है कि भाई यहां इस सेंटर से इनमें स्प्लिटिंग हो गई, तो ये क्या है, दिस इज टोटल एनर्जी, कि इतनी एनर्जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसी को कहा जाता है डेलो, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कैसे कि 2 तो ऑर्बिटल ऊपर गई है, कुछ एनर्जी 2 ऑर्बिटल ने गेन की और कुछ एनर्जी 3 ऑर्बिटल ने लूज की। तो जो ये 3 ऑर्बिटल इन्होंने कितनी एनर्जी लूज की, इस डेलो का -2/5, माइनस रिप्रेजेंट करता है कि लॉस हुआ है एनर्जी का, और प्लस रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी का गेन हुआ है, बस। तो इस डेलो का 2/5 एनर्जी लॉस हो गई और इस डेलो की 3/5 एनर्जी गेन हो गई, तो इनकी एनर्जी होती है 3/5। इनकी एनर्जी का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे उनकी एनर्जी होगी। तो दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि
जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आएगा, उस अभी से हमने एक नई चीज़ पढ़ी जो वीबीटी में नहीं पढ़ी थी कि भाई डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग भी होती है। हमने तो सिर्फ क्या करा कि लिगेंड्स आए, लिगेंड्स को हमने क्या करा, उनकी ऑर्बिटल्स के अंदर फिल कर दिया और फिल करने के बाद उनकी शेप ज्योमेट्री बता दी। ये तो उसने बताया ही नहीं कि भाई ऐसा भी होता है। अगर ऐसा होता है तो भाई कॉन्फ़िगरेशन में भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज आए। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से आता है कि जो कोई भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा होगा, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम की अकॉर्डिंग टू CFT कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली जाएगी। कैसे? देखिए, कॉन्फ़िगरेशन पूछने का मतलब है कि सपोज मैं कल वाले एग्जांपल ले लेती हूँ, CONH3 होल 6 3+, तो यहाँ पर कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर 4s0 और 3d6, ये कॉन्फ़िगरेशन, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछना चाह रही हूँ स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं, 3d ऑर्बिटल, अब कैसे उसमें सेट में कन्वर्ट हो गई, T2G और EG सेट के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो जो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स T2G लेवल और EG लेवल में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। तो मुझे T2G और EG के टर्म्स में अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। पहला क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ EG एंड T2G, या तो ये लिख देंगे या फिर ये लिख देंगे अकॉर्डिंग टू CFT। CFT के अकॉर्डिंग यही है, ठीक है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ CFSE। CFSE क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी है, ये पूछ लिया जाएगा। किसी भी मेटल, सपोज आपको बोल दिया कि D4 आयन है, तो अब D4 आयन की आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बतानी है, या आपको ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया और कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उसके बाद इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बताओ। तो ये दो तरह के मेन क्वेश्चंस हैं जो CFT से पूछे जाते हैं। तीसरा है कलर का। तो कलर तो अभी हमने यहाँ पर नहीं पढ़ा है, कलर के लिए हम आगे पढ़ेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि जो ये 3d6 है, अब सपोज इसी पे मैं आ जाती हूँ कि पहले मैं ये निकालूंगी तभी तो मैं ये भी बता पाऊंगी। पहले अगर मैं ये निकालूंगी तो 3d6 का मतलब क्या हो गया कि यहां पर ऐसे स्प्लिटिंग हो गई, ये EG सेट हो गया, ये T2G सेट हो गया। 3d6 था तो 1 2 3 4 5 6। अब प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, अब हमारे पास दिक्कत है कि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि जो आने वाला लिगेंड है वो कैसा लिगेंड है, तब तक हम ये नहीं भर पाएंगे। क्यों नहीं भर पाएंगे? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के केस में डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब लिगेंड आने वाला होता है, अगर मैं ये कॉन्फ़िगरेशन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भर रही हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे या ये पेयरिंग हो जाएगी। क्यों पता होना चाहिए? सपोज मेरे पास ये 6 इलेक्ट्रॉन है, अब मुझे 6 इलेक्ट्रॉन में दो तरह से भर सकती हूँ। देखो मैं इसको दो बार दो बार यहाँ पर लिख लेती हूँ। 6 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के अंदर CFT पे भी फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है? 6 इलेक्ट्रॉन है, अब मैं ये नहीं देख रही यहाँ पेयरिंग है या क्या है क्या नहीं है, मुझे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर करने हैं। तो मुझे सबसे पहले अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, ये मुझे पता है। तो भाई 1 2 3, अगर D3 कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी मेटल एटम है तो दोनों के अंदर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, T2G3 EG0। ये T2G है और ये EG है, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख दूंगी? अगर मेरे पास D3 आयन है, T2G3 EG0, यहाँ पर भी T2G3 EG0। अब D4 अगर आ गया तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ भी जा सकता है और फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर भी तो जा सकता है, कहीं भी जा सकता है भाई, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। तो अगर मैंने मान लिया कि यहाँ फोर्थ, इस वाले केस के अंदर फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, इस वाले केस के अंदर फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? T2G
1 2 3 4, अगर हम अब D4 आयन की बात करें तो D6 भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। अभी जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि तो अगर D4 आयन की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा T2G4 और Eg0, और यहाँ हो जाएगा T2G3 Eg1। अब दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, डिपेंड करता है कि आने वाला लिगेंड कौन सा है। अगर आने वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग कराता है, ये चीज हमने रटी हुई है वीपीटी में। और अगर आने वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक है, तो वो पेयरिंग नहीं करा सकता। अब सीएफटी उसको क्या करती है, एक्सप्लेन करती है कि ऐसा क्यों होता है कि जो आने वाला लिगेंड है वो पेयरिंग कराता है, और आने वाला अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराता है, अगर वीक फील्डिंग है तो पेयरिंग नहीं कराता। वो यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है क्यों है। देखो, अगर आने वाला लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एसएफएल है, तो उसके केस में क्या होता है, उसके केस में जो ये स्प्लिटिंग है ना, ये बढ़ जाती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसका फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा और उस फील्ड की स्प्लिटिंग भी बड़ी हो जाएगी। अगर स्प्लिटिंग बड़ी हो जाएगी तो भाई ईजी और T2G लेवल के बीच में काफी एनर्जी गैप हो जाएगा, और काफी एनर्जी गैप होने की वजह से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो यही जाएंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जाने के लिए उसको बहुत ज्यादा बड़ा एनर्जी गैप ट्रेवल करना पड़ेगा, जिसको डेलो कहा जाता है। तो इसके केस में क्या होता है, डेलो बहुत ज्यादा हो जाता है। किसके कंपैरिजन में, पेयरिंग एनर्जी के कंपैरिजन में। पेयरिंग कराने के लिए भी भाई एनर्जी चाहिए, ऐसा नहीं ऐसे पेयरिंग हो जाती है, पेयरिंग कराने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो इनके केस में डेलो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप करने की बजाय क्या करता है कि अगर जगह यहाँ पर है तो वो यही पेयर कर जाता है, तो इसलिए इसके केस में ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इनके केस में डेलो बड़ा हो जाता है, पी के पी मीन्स पेयरिंग एनर्जी, इससे ज्यादा। वीक फील्ड के केस में क्या होता है, वीक फील्ड है, उसका फील्ड ही वीक है, तो फील्ड वीक है तो स्प्लिटिंग भी बहुत कम कराएगा, और स्प्लिटिंग कम कराएगा तो इनके केस में जो डेलो है वो कम हो जाएगा और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए वो पेयरिंग नहीं करा पाते और ऊपर ज्यादा प्रेफर करते कि भाई ऊपर भी तो खाली है, उधर भेज देते हैं। अब अगर इसी में मैं D4 की जगह D5 ले लूं तो भाई यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इसमें यहाँ पेयरिंग, जब तक पेयरिंग की जगह बची हुई है तब तक पेयरिंग हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये आएगा, अब D6 में यहाँ पर ये जाएगा। इसके केस में D6 अब फिर से इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर तो अगर इसे छठा इलेक्ट्रॉन रखना है तो भाई ये भी क्रॉस करना पड़ेगा और पेयरिंग एनर्जी भी चाहिए। यहाँ पर ये है कि भाई पेयरिंग तो चाहिए ही होगी, अब क्या कर सकते हैं, कोई जगह तो है नहीं, बट इसको फिर डेलो नहीं क्रॉस करना पड़ेगा, तो अब छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ सिर्फ मैं ये समझाना चाह रही थी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के केस में किसी एक में पेयरिंग होती है, एक में पेयरिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती है वो चीज हमने समझ ली, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो इट मीन्स कि स्प्लिटिंग बहुत बड़ी हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन उसको जंप नहीं कर पाएगा, तो पेयरिंग करना प्रेफर करेगा। और अगर वीक फील्ड का केस है तो उसके केस में जो डेलो है वो कम हो जाता है और पेयरिंग ज्यादा हो जाती है, तो वो पेयरिंग करने के बजाय ऊपर की तरफ जंप कर जाता है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क आता है कि ये तो हमने सीख लिया, अब हमें ये कैसे पता कि भाई जो आने वाला लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है। तो सीएफटी ने उसको भी एक्सप्लेन किया, वीबीटी के सारे लिमिटेशन सीएफटी एक्सप्लेन करती जा रही है। तो नेक्स्ट जो सीरीज है दैट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसी सीरीज के अकॉर्डिंग सीएफटी ने बताया कि ये अरेंजमेंट होता है वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज एन अरेंजमेंट of ligands in order of increasing crystal field splitting strength, कि ये एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर लिगेंड्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि किस ऑर्डर में, इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, कि कौन सा लिगेंड कितनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेगा। जो जितनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा है इससे पहले कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो स्प्लिटिंग ज्यादा करते हैं, तो जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेगा। और इसी ऑर्डर में लिगेंड्स को अरेंज किया जाता है बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू स्प्लिट द डी ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब कि इनकी क्या एबिलिटी है कि डी ऑर्बिटल को वो कितना स्प्लिट करते हैं मेटल आयन की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। तो दिस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज प्योरली एंड कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल डेटा। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का
कि हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को एक्सपेरिमेंटली देखा, कंपेयर किया, उसके बाद ये ऑर्डर बनाया गया है कि जितने मोस्ट कॉमन लिगेंड्स हैं उन सभी के फील्ड को, क्रिस्टल फील्ड को हमने देखा, मेटल एटम के क्रिस्टल फील्ड को वो कितना ज़्यादा स्प्लिट करते हैं देख के और कंपैरिजन कर दिया। और इसमें कोई भी चीज़ ऐसी याद करने की नहीं है कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से मैं कर सकती हूँ, नहीं, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डेटा है और एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेस पे ये सीरीज को बनाया गया है। तो मैंने जो आपको कल शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसी शॉर्ट ट्रिक से आप काम करोगे तो आपका यहाँ भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो कल हमें क्वेश्चन करने थे तो इसलिए मैंने वो शॉर्ट ट्रिक बता दी। आज हमने पूरा क्लियर कर लिया कि भाई क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्यों कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्यों कोई वीक फील्ड है। तो जो ज्यादा स्प्लिटिंग कर देगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो कम स्प्लिटिंग कर देगा डी ऑर्बिटल की वो वीक हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग क्यों कर देगा, क्योंकि भाई उसका फील्ड बहुत ज्यादा स्प्लिट कर दिया तो ऊपर नहीं जा पाएगा, वीक फील्ड का छोटा है तो वो ऊपर चला जाएगा, पेयरिंग नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजें हमने क्लियरली कर ली। कल हमने वो चीज रटी थी कि भाई हाँ ये ऐसा होता है तो क्यों होता है, किसी के माइंड में क्वेश्चन नहीं आया, किसी ने कोई कमेंट नहीं किया कि ये ऐसा क्यों होता है मैम। तो आज हमने सीएफटी के अंदर कंप्लीट वो चीज क्लियर कर ली। नाउ ये हेलाइट्स हमेशा आपको याद रखना है, हेलाइट्स मींस एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, आई नेगेटिव, ये सारे कैसे हैं, वीक फील्ड लिगेंड है। इनमें वीक मेटल इंटरैक्शंस होते हैं, स्मॉल इनका डेलो होता है। और अगर स्मॉल डेलो है तो इट मींस नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं करा पाएंगे ये। और पेयरिंग नहीं करा पाएंगे तो भाई काफी ज्यादा स्पिन होंगी, स्पिन अनपेयर्ड स्पिन काफी ज्यादा प्रेजेंट होगी, इसलिए ये क्या करेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। आगे चलेंगे, दिस हाइड्रोक्साइडो जिसको बोलते हैं, ये भी इसके अंदर कार्बन या नाइट्रोजन कोई भी नहीं है तो वीक फील्ड लिगेंड में आएगा। ये यहाँ तक क्या है, वीक फील्ड है। उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील्ड चलने लग जाता है। C2O4 नेगेटिव एक एक्सेप्शन है जो हमने कल ट्रिक सीखी थी कि भाई इसके अंदर कार्बन है बट स्टिल इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड हम कह सकते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है। देन वाटर आता है, वाटर के बाद सारे जितने भी हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। NCS से लेके पिरिडीन हो गया, पिरिडीन के अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, NH3 में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, EN के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कल की क्लास में मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर पूरा करके दिखाया था, जिसने नहीं देखी है प्लीज डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। NO2 के अंदर नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन दोनों है, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है। तो NCS के बाद ये सारे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इनके स्ट्रॉन्ग मेटल इंटरेक्शंस होते हैं, लार्ज डेलो होता है और लार्ज डेलो होने की वजह से यहाँ पर पेयरिंग ये प्रेफर करते हैं और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। ये है क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ डेलो, कि डेलो का क्या क्वांटिटी आएगी, ज्यादा है कम है, वो थ्योरी है ये। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। अब हमने अच्छे से पढ़ लिया कि भाई कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, कैसे इनको डिसाइड करते हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करता है, वीक फील्ड क्या करता है। तो अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन क्या आता है हमें तो उससे मतलब है ना। तो भाई क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन या इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, तो वही चीज हम सीखने चाह रहे हैं ढंग से कि कैसे होगी। इलेक्ट्रॉन फिलिंग में इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास D1, सपोज मेरे को ये पता चल गया ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल के केस में मैं ये बना के चलती हूं कि ऐसे 5 d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी और उनमें यूं स्प्लिटिंग हो रखी होगी, Eg और T2G सेट के अंदर ये स्प्लिटेड होंगे। दिस इज Eg, दिस इज T2G। अब मैं स्टार्ट करती हूँ D1 कॉन्फ़िगरेशन से कि अगर मेरे पास ऐसा सेंट्रल एटम है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, d ऑर्बिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो कोई बात ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, हमेशा इलेक्ट्रॉन अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लोअर ऑर्बिटल के अंदर ही जाएगा। जब तक पेयरिंग की कोई कंडीशन नहीं आती तब तक स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे कोई सा भी फील्ड है, भाई सारे खाली कमरे कहीं भी आके बैठ जाओ। तो D1 के केस में T2G 1 हो जाएगा और Eg 0 हो जाएगा, वेदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड कोई फर्क नहीं पड़ता। D2 अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पर सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी चला जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी T2G2 एंड Eg 0। D3 अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लिगेंड हमारा कैसा है। पर जैसे ही D3 से D4 में जाएंगे तो भाई फर्क पड़ने लग जाएगा।
फर्क पड़ने लग जाएगा क्या कि अगर मैं D4 की बात करूंगी तो इसके केस में दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, वीक फील्ड की अलग और स्ट्रॉन्ग फील्ड की अलग। तो अगर वीक फील्ड है तो अब मैं वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड अलग अलग बना लेती हूँ। दिस इज वीक फील्ड एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ये चीज हमने समझ ली कि स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है तो ये पेयरिंग करेंगे, इसके केस में स्प्लिटिंग कम होती है तो ये पेयरिंग नहीं करेंगे, ये जंप करेंगे ऊपर वाली में। तो D4 कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो वीक फील्ड के अंदर हमें पता चल गया कि भाई ये कम है तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा T2G3 एंड Eg1। T2G3 Eg1 किसके केस में है ये? वीक फील्ड लिगेंड के केस में। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो भाई चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा, ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये पेयरिंग करते हैं। तो T2G4 एंड Eg0। नेक्स्ट D5 की बात करते हैं। D5 के केस में अगेन अगर पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ पर जगह है अभी पेयरिंग होने की, तो अगर D5 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G5 Eg0। किसके केस में है ये? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। अगर वीक फील्ड लिगेंड के केस में पांचवा इलेक्ट्रॉन है तो वो ऊपर जाएगा, जंप करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा। तो T2G3 Eg2 दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। D6 में अगेन स्ट्रॉन्ग फील्ड का अलग, वीक फील्ड का अलग। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ पर अभी भी जगह है पेयरिंग की तो T2G6 Eg0 इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ पर छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, अब इसमें कोई जगह ही नहीं है, कहीं पर भी छठा इलेक्ट्रॉन जाए उसे पेयरिंग करनी ही पड़ेगी। तो ये सोचेगा कि भाई नीचे पेयरिंग कर लेता हूँ, क्योंकि ऊपर पेयरिंग करी तो पेयरिंग एनर्जी भी लगेगी और क्या होगा और डेलो भी लगेगा, डेलो भी क्रॉस करना पड़ेगा, तो वो यही कर लेगा। तो इट मींस T2G यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दैट इज T2G4 एंड Eg2। अब D7 पे आ जाते हैं। दिस इज इन केस ऑफ WFL। D7 सेवेंथ इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, इसमें सेवेंथ इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। D7 वीक फील्ड के केस में T2G5 Eg2। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में D7 यहाँ जाएगा। अब यहाँ सारी पेयरिंग हो चुकी है, कोई जगह नहीं बची तो ऊपर जाएगा, तो दैट इज T2G6 Eg1। अब D8 की बात करते हैं। अगर D8 यहाँ पर आ गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, नीचे पेयरिंग होगी, और इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, D जो 8th इलेक्ट्रॉन है। तो क्या मैं देख रही हूँ? मैं देख रही हूँ कि D8 में इसका और इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गया। तो D8 में अगेन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आने वाला लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, T2G6 Eg2 होगा दोनों के केस में, T2G6 Eg2। D9 के केस में 9th इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, तो अब यहाँ पर भी एक यही जगह खाली है और यहाँ पर भी यही जगह खाली है, तो इसके केस में हो जाएगा T2G6 Eg3 एंड D10 अगेन एक एक ही जगह खाली है, तो सेम ही कॉन्फ़िगरेशन होगा D10 के अंदर, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन, दैट इज T2G6 Eg4। क्लियर? आई होप आपको CFT से इलेक्ट्रॉन फिलिंग क्लियर हो गई होगी। अब कोई भी आपको आयन दे दिया जाएगा, आप उसमें कर लोगे। अब भी क्वेश्चन जो आएगा वो घुमा के इस तरह से आ सकता है। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज क्वेश्चन में दे दिया कि आपको D4 आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, या दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो हो सकता है कि इन प्रेजेंस ऑफ, उसने कह दिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में, इसको ऐसे फिर लिख देती हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में आपको D4 आयन की कॉन्फ़िगरेशन करनी है अकॉर्डिंग टू CFT। दूसरा क्या हो सकता है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेलो बहुत ज्यादा होता है, पेयरिंग कम होती है, तो ये भी कह सकता है कि D4 आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो व्हेन डेलो इज ग्रेटर देन P। तो इन दोनों में से किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका एक ही तरह का कॉन्फ़िगरेशन है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो माइंड में हमें करना है कि भाई नीचे 3 होती है,
ऊपर 2 होती हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या डेल ओ ज्यादा है, तो डेल ओ ज्यादा है तो ऊपर नहीं जा पाएगा, नीचे चला जाएगा, तो नीचे T2G 4 हो जाएगा, ऊपर Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो सिंपल T2G 4 हो जाएगा, Eg 0। तो ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आते हैं, कई बार एमसीक्यूज में आते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन है, ब्रैकेट में लिख देंगे डेलो लेस देन पी, डेलो ग्रेटर देन पी, तो उसको ध्यान देना है, आपको गलत नहीं करना। वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड, कई बार ऐसा हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ तो दे ही नहीं रखा कि वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, दोनों में से किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर दोबारा से इसके टर्म्स में सारी कॉन्फ़िगरेशंस लिख देती हूँ कि भाई D1 से D3 में कुछ भी हो, चाहे डेलो ग्रेटर देन पी है या डेलो स्मॉलर देन पी है, दोनों के केसेस में हमेशा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G3 Eg0, दोनों के केसेस में। अगर मतलब T2G1 से 3, T2G1 2 3 अकॉर्डिंगली। अब D4, D5, D6 और D7 इनके केसेस अलग हो जाते हैं। केसेस मैं यहां पर बना देती हूँ कि पहला केस है कि अगर डेलो ग्रेटर देन पी है, दूसरा केस है कि डेलो अगर लेस देन पी है। तो इनके केसेस तभी बनते हैं जब D4 से D7 के बीच में कोई भी मेटल एटम आए। तो D4 है, अगर डेलो ज्यादा है, अब हमें स्प्लिटिंग की भी नीड नहीं है, ऐसे ही हम माइंड से करेंगे। अगर डेलो ज्यादा है तो भाई ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा, और अगर पेयरिंग ज्यादा है तो ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि नीचे 3 ऑर्बिटल है T2G की, ऊपर 2 ऑर्बिटल है Eg की। तो यहाँ पर देखो D4 आ गया, तो अगर D4 आ गया तो इसके केस में इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि डेलो बहुत ज्यादा है, तो T2G चारों के चारों इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर जाएंगे। हमें ये पता होना चाहिए T2G की जो ऑक्यूपेंसी है वो 6 है, तो T2G 4 जाएगा, जब तक 6 पूरी नहीं हो जाती तब तक नीचे ही जाते रहेंगे क्योंकि डेलो बहुत ज्यादा है। D5 है तो T2G 5 Eg0, D6 है तो T2G 6 Eg0। अब जब D7 आ गया तो भाई जगह नहीं है, जगह है ही नहीं, नीचे फिल हो गई, तो Eg के अंदर इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं कि भाई जब तक पेयरिंग हो सकती है, यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और डेलो कम है, तो फिर ऊपर जाएगा, पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। यहाँ पर यह था कि पेयरिंग जब तक हो सके, जब तक पेयरिंग करेगा, जब जगह ही नहीं बची तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो अब D4 के केस में यहाँ पर देखेंगे कि डेलो कम है तो ऊपर जाता जाएगा, कब तक, T2G 3 तो नीचे जाएंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, Eg में 1 इलेक्ट्रॉन। D5 हो गया, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 जो बच गए वो ऊपर जाएंगे। अब ऊपर जगह नहीं है, अब नीचे उन्हें पेयरिंग करनी पड़ेगी, तो D6 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है 6th इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो नीचे 4 हो जाएंगे, ऊपर 2 हो जाएंगे। D7 के अंदर नीचे 5 हो जाएंगे, ऊपर 2 हो जाएंगे। अब D8 से D10 के केस में कुछ भी हो, दोनों के ही केस में, चाहे डेलो ज्यादा है पी से, चाहे डेलो पी से कम है, डजंट मैटर, दोनों के केस में सेम ही चीज होगी कि जो T2G यहाँ क्या था 6 रहेगा और Eg 1 से लेके 4, 2 से लेके, सॉरी क्योंकि 1 तो आ ही गया ना, 2 से लेके 4। D8 के केस में T2G 6 Eg2 हो जाएगा, D9 के केस में T2G 6 Eg3 हो जाएगा, D10 के केस में T2G 6 Eg4 हो जाएगा। तो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, हम जो डायरेक्टली कर सकते हैं, हमें स्प्लिटिंग की भी नीड नहीं है। तो हमने हर तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जो कंपाउंड्स हैं उनको पढ़ लिया कि CFT से हम उनके कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें पढ़ ली, शॉर्ट ट्रिक में भी ऐसे पढ़ ली, इलाबोरेटली भी पढ़ ली। अब रह गया हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था। पहला तो टाइप का क्वेश्चन यही आ सकता है कि भाई इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होगा, और ये वाली कंडीशन भी दे सकते हैं कि इधर डेलो ग्रेटर देन पी और लेस देन पी। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो रह गया। अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन जो CFSE से आते हैं वो आते हैं कैलकुलेशन ऑफ CFSE। CFSE is crystal field splitting energy। सपोज ये कह दिया आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है, सेम ही हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सपोज मैंने ले लिया CONH3 होल 6 और 3 पॉजिटिव। इसके अंदर क्या चाहिए मुझे वही कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन से मैं ये चीज पता लगा लूंगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मुझे स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग चाहिए भाई। स्प्लिटिंग करेंगे
कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जो ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स है सबके लिए स्प्लिटिंग ये सेम रहेगी, Eg आ जाएगा, T2G आ जाएगा। अब ये तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है, जो कोबाल्ट है उसी के डी ऑर्बिटल की तो स्प्लिटिंग हो गई, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। उस ऑक्सीडेशन स्टेट से हम निकालेंगे इसके डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो इसको x माना तो ये आ जाएगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट CO+3। +3 के केस में 4s0 एंड 3d6। 3d6 है 3, 4, 5 और 6। और लिगेंड कैसा है साथ में, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 नीचे आएंगे, ऊपर कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये पेयरिंग कराएंगे, क्योंकि ये डेलो जो है वो बहुत ज्यादा होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मुझे CFSE कैलकुलेट करनी है। CFSE कैलकुलेट करने का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G लेवल। जितने इलेक्ट्रॉन्स T2G लेवल के अंदर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी एनर्जी से। हमने ये चीज देखी थी ना कि ये बेरी सेंटर होता है और इस बेरी सेंटर के नीचे जो एनर्जी है दैट इज -2/5 डेलो, और इस बेरी सेंटर के ऊपर जो एनर्जी है दैट इज +3/5 डेलो। इस डेलो की एनर्जी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो CFSE होती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो T2G लेवल के अंदर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -2/5 डेलो के साथ, प्लस करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG लेवल। EG लेवल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 डेलो से, और उसके बाद प्लस करेंगे पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी का मतलब क्या है, जितने पेयर्स होंगे उतनी पेयरिंग एनर्जी होगी। जितने पेयर्स होंगे उतनी पेयरिंग एनर्जी। अब चलो इसका निकालते हैं। तो CFSE निकालने के लिए मेरे पास EG के अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो भाई EG वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया। T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 मल्टीप्लाई किसे करेंगे, -2/5 डेलो, प्लस में जो पेयरिंग एनर्जी है, भाई पेयर हैं, अगर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पेयर्स प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन के तो पेयरिंग एनर्जी होगी। एक पेयर के लिए 1p एनर्जी, 2 पेयर के लिए 2p, 3 पेयर के लिए 3p, ऐसे पेयरिंग एनर्जी को साथ में डिनोट किया जाता है। तो यहाँ कितने पेयर है, 1, 2, 3। इसके अंदर देखना है भाई, इसमें नहीं देखना, यहां नहीं देखना कि कितने पेयर है। ये अब स्प्लिट हो गई है, अब ये क्रिस्टल फील्ड है, ये नहीं है, तो यहां पर आपको चेक करना है, यहां नहीं चेक करना, और दोनों नहीं चेक करने। ऐसा नहीं करना 3 ये पेयर हो गए, 4 एक चौथा ये हो गया, नहीं, सिर्फ इस वाले एरिया के अंदर आपको, ये वाला जो एरिया है इस एरिया के अंदर चेक करना। तो इस एरिया के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो 3p ऐड हो गया, तो ये हो जाएगा -12/5 डेलो प्लस 3p। सिंपल, बहुत सिंपल है। कई बार ये क्वेश्चन जो है MCQ में आ जाता है, कई बार ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में भी आ जाता है। MCQ में आएगा तो कई बार ये पेयरिंग एनर्जी साथ में होती है, कई बार पेयरिंग एनर्जी को साथ ऑप्शंस में होती ही नहीं है। तो डजंट मैटर, आपको पहले ये देखना है कि भाई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है कि एक ऑप्शन में पेयरिंग एनर्जी है और एक ऑप्शन में पेयरिंग एनर्जी नहीं है। अगर ऐसा है तो जो जिसमें पेयरिंग एनर्जी आपको वो चूज करना है, और अगर किसी भी ऑप्शन में पेयरिंग एनर्जी नहीं है तो फिर इस वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना है। क्लियर? आई होप आपको ये CFT बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस की CFT के बारे में, हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ लिया, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देख लिया, थोड़ी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स देख ली। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू एवरीवन।